और जिन्होंने खून की नदियां बहाई है राम मंदिर पर, वो कहते हैं कृष्ण जी मेरे सपने में आते हैं। उनकी दादी ने तक ने भी कहा था कि बेटा जो है राम मेरे सपने में आए, राम मंदिर में, लेकिन फिर उसमें भी उन्होंने कभी संज्ञान नहीं लिया। अखिलेश की दादी ने मुलायम सिंह जी से ये बात कही थी। ये सब असुर हैं, जैसे राम के खिलाफ असुर खड़े हुए थे ना, ऐसे ही खड़े हुए हैं। कृष्ण भगवान हमारे सपने में रोज आ रहे हैं। ये सरकार योगी जी की बन गई, योगी जी को हम रोज लड्डू बांट रहे हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ करोड़ों घोटाला उनके दिमाग में। जब सपा की सरकार थी तो घोटाले और जमीनों में अवैध कब्जे यही काम था। राशन सबको मिलता है मैडम जी। 2000 रुपए जो आते हैं वो किसको नहीं मिलते? यादव को नहीं मिलते, क्या हरिजनों को नहीं मिलते, क्या छत्री को नहीं, किसको नहीं मिलते? किसके साथ भेदभाव हो रहा है बताइए? जिसकी माँ क्रिश्चियन है वो हिंदू कैसे हो सकता है? वो मुस्लिमों कल्याण करने वाले लोग नहीं है, वो मुस्लिमों को बरगलाने वाले लोग हैं। उन्होंने हमेशा बरगलाया है और वो बरगलाएंगे। वो देश का कल्याण नहीं कर सकते, वो देश के साथ कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। इसको शर्म आनी चाहिए इस देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर। गन्ने जिन्ने की बात कर रहे हो तो गन्ने की बात करनी चाहिए। इस देश में जो है गन्ना किसानों की बात करनी चाहिए, जिन्ना की नहीं गन्ने की बात करनी चाहिए उसको। इन्होंने इस देश को गर्त में पहुंचाने का कृत संकल्प ले रखा है कि हम फ्री देंगे। अरे फ्री तो दे देंगे, विकास कहाँ से होगे? 6 लाख करोड़ की जो तुम्हारी जीडीपी है उत्तर प्रदेश की, उसको क्या करोगे? उसको ऐसी जनता मार दो, विकास कैसे होंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। एक तरफ जहां यूपी के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ ही ये भी पता चल चुका है कि गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ इस बार चुनाव लड़ेंगे। सवाल ये है कि आखिर इस बार किसकी सेंध लगेगी, कौन जीतेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं अनुमान तो लगाया जा रहा है कि बीजेपी इस बार फिर से आ सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी में भी कई नेता जो है बीजेपी के शामिल हुए हैं। इसी कड़ी में सबसे जो अहम सीट मानी जाती है वो है नोएडा की सीट, सबसे हाई प्रोफाइल सीट। हमेशा से बीजेपी का दबदबा रहा है। गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो बीजेपी ने हमेशा से ही नोएडा पे अपना कब्जा जमाया है। डॉक्टर महेश शर्मा पहली बार यहाँ से उन्होंने जीत दर्ज की थी। 2012 में परिसीमन के बाद आपको बता दें ये सीट अस्तित्व में आई थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बार जो 2017 में पंकज सिंह यानी कि राजनाथ सिंह के बेटे, उन्होंने भारी मतों से जीत दर्ज की थी, 2022 में भी क्या वो फिर से अपना परचम लहराएंगे? नोएडा के लोग क्या सोचते हैं? हमारे साथ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता आज इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर नोएडा की जनता जो है वो किसको देख रही है। क्योंकि शुरू से ही बात की जाए तो नोएडा में बीजेपी कब्जा जमा कर बैठी हुई है। सर, तमाम कार्यकर्ता बातचीत करेंगे, सबसे शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। सर, 2012 की बात की जाए तब से जो है ये सीट अस्तित्व में आई थी, उसके बाद से बीजेपी का दबदबा रहा है। क्या कहेंगे इस बार, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में और पूरे प्रदेश में जो विकास कार्य किए हैं, वो आप उसकी जो लाइन है विकास की, वो उससे कोई बढ़कर कोई काम नहीं किया। चाहे 370 धारा हो, राम मंदिर की बात हो, विकास की बात हो, कोई भी बात हो। नोएडा में भी माननीय विधायक हमारे पंकज सिंह जी ने 20,000 करोड़ के काम किए हैं। गलियों में गाँव की बात हो, जिम लगाने की बात हो, किसी भी तरह की आप कोई बात करेंगे, जनता से अगर जाकर पूछेंगे तो उनका सिर्फ एक ही नारा है कि माननीय विधायक पंकज सिंह जी को दोबारा इस सीट से जिताना है। समाजवादी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि पंकज सिंह जी वीआईपी नेता है, वो तो घर से बाहर ही नहीं निकले, वो क्या विकास करेंगे? ये समाजवादी पार्टी के कई नेता कहते हैं। समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव हैं वो खुद एक वीआईपी हैं। आप देखें, जब वो मुख्यमंत्री थे तो वो नोएडा में आए भी नहीं एक बार भी। आप उनसे पूछेंगे ना कि नोएडा में क्यों नहीं आए मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो एक ऐसा अंधविश्वास उनके अंदर था कि नोएडा में जो मुख्यमंत्री जाता है तो वो अपने पद से चला जाता है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी लगभग 10 बार नोएडा में आए हैं। तो वीआईपी कल्चर उन लोगों का है, ना कि हम लोगों का। बिल्कुल। लेकिन सर, क्या लगता है कि नोएडा में 2017 के बाद से बात की जाए या फिर 2012 से किस तरीके का विकास देखने को मिला बीजेपी के? आज की यहाँ पर गंगा भाई है, हमारा जो है ये बरोला से लेके बंगेल तक एलिवेटेड रोड बन रहा है, जो 4 लेन का बन रहा है। 4 लेन एक तरफ, 4 लेन 8 लेन का रोड बन रहा है। और जितने भी विकास कार्य, कूड़ा जो हमारे यहाँ जगह जगह डलता था वो सारे कूड़े विलुप्त हो गए, घर घर जाकर गाड़ी लग गई है। और विधायक पंकज सिंह, कोई हमारा मंडल ऐसा नहीं जिसमें 50-50, 100-100 बार नहीं गए। हर दिन हमारे क्षेत्र में रहते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन किसी न किसी घर कार्यकर्ता के, जनता के बीच कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। उन्हें तो वीआईपी नेता नहीं, गलत है ये, जो है एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। ऐसा कहीं से कहीं तक भी नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है। उनसे मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारे परिवार के सदस्य हैं, इस तरह से हमारे घर में आके बैठते। और ये नहीं किसी के भी घर में, कहीं भी, चाहे झुग्गी हो, चाहे झोपड़ी हो, चाहे बस्ती हो, वीआईपी कल्चर कहीं भी जाना हो, वह हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस की पार्टी की बात की जाए, नोएडा की बात की जाए अगर स्पेशली, तो हर बार नेता बदलते रहते हैं, हर बार उनके प्रत्याशी बदले हुए हैं। इसकी वजह यही है कि उन्हें डर लगता है कि बीजेपी ही नोएडा में आएगी और कोई पार्टी आ नहीं सकती।
वो कैंडिडेट ऐसे खड़े हुए हैं, उनको पता है कि जमानत तो जब्त होनी है। भाई ऐसे कैंडिडेट ढूंढ रहे जो उन रकम को भर सके जमानत जब्ती को, बाकी उनका कोई लेना देना अस्तित्व यहाँ पर है नहीं। अभी बघेल जी आए, 25-30-40 आदमी इकट्ठे हुए थे जो छत्तीसगढ़ के मुद्दे, उन पर भी FIR दर्ज हो चुकी है। मतलब उनका कथनी करनी सारे सब कुछ बेकार, कोई काम ऐसा नहीं है जो उनको देख करके लगा जाए कि ये काम ठीक कर रहे हैं। लेकिन सर, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एक जो बयान दिया था कि कृष्ण जी मेरे सपने में आए थे, उन्होंने बोला कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। 2013 के अंदर उन्होंने ये कहा था, अगर मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए एक ईंट राम मंदिर में लग नहीं सकती तो कृष्ण जी कैसे आ सकते? जनता को कैसे वो बेवकूफ़ बना रहे हैं? कैसा आदमी जो है जनता मान लेगी उनकी बातों को, कैसे समझ लेगी उनकी बातों को? जनता मूर्ख नहीं है, जो वो कहेंगे वही सुनेंगे, जो उन्होंने पीछे कहा है वो भी सुन रही है जनता। और जिन्होंने खून की नदियां बहाई है राम मंदिर पर, वो कहते हैं कृष्ण जी मेरे सपने में आते हैं। वो कैसे विकास कर सकते हो? रहे नहीं, 4 बार प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुके हो, एक बार भी उन्होंने सोचा, एक बार भी सोचा उन्होंने कि उनकी दादी ने तक ने भी कहा था कि बेटा जो है राम मेरे सपने में आए राम मंदिर में, लेकिन फिर उसमें भी उन्होंने कभी संज्ञान नहीं लिया। अखिलेश की दादी ने मुलायम सिंह जी से ये बात कही थी, जब भी उन्होंने इस बात को संज्ञान नहीं लिया। लेकिन सर, आज राम मंदिर पर ही सवाल खड़े होते, कहा जाता है करोड़ों का घोटाला हुआ था। काशी विश्वनाथ की बात की जाए तो उसमें चुनाव से पहले ये क्यों किया जाता है? चुनाव तो हर 6 महीने में है, हर 2 महीने में आते हैं चुनाव कोई 5 साल में थोड़ी आते हैं, कहीं ना कहीं चुनाव रहता ही है। कभी भी चुनाव आता है तभी उनको चुनाव की वजह से हुआ है। अब मैं ये कह रहा हूँ करोड़ों घोटाला उनके दिमाग में। जब सपा की सरकार थी तो घोटाले और जमीनों में अवैध कब्जे यही काम था। जनता पूरी तरह त्रस्त होगी, जब तो जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया, नहीं जनता मैंडेट क्यों देती? उनका अगर काम इतना अच्छा ही था तो जनता मैंडेट देती क्यों हमारी पार्टी को? लेकिन जो अखिलेश यादव का बयान है, उन्होंने ये कहा है कि वो तो अपने घर वापस चले गए हैं, बीजेपी ने उन्हें घर वापस ही कर दिया, मतलब वो वापस नहीं आए। ऐसा नहीं है, देखो पहले अटकलें लग रही थी, जनता का मन था, जनता अपने कयास लगा रही थी, राजनीतिक हलकटों में कयास लग रहे थे, कभी अयोध्या से लड़ेंगे, कभी मथुरा से लड़ेंगे, सबके कयास होते हैं। लेकिन प्रदेश पूरा उनका है और जो है संसदीय बोर्ड बैठक करता है, कहाँ से हमारे योगी बाबा लड़ेंगे जो हमारे क्षेत्र को और हमारी सीट को फायदा होगा। जैसे वाराणसी से हमारे मोदी जी लड़े तो पूरा इलाका पश्चिम के क्षेत्र में पूरा हमको फायदा हुआ यूपी में, तो वही जो है गोरखपुर से भी एक रणनीति के तहत उनको लड़ाया जा रहा है और उनके घर की सीट भी है, वो एक लोग से परिचित भी है। यहाँ अगर वो आते चुनाव तो यहाँ भी जीतते, लेकिन यहाँ नीचे से स्तर पर उनको काम देखना पड़ता, हर कार्यकर्ता से मिलना पड़ता, लेकिन वहाँ एक व्यक्ति से एक कार्यकर्ता से घर से वाकिफ है वो। ठीक है, लेकिन सर यूपी में अगर देखा जाए 5 सालों में कितना विकास देखने को मिला? जब से बीजेपी आई है यूपी में तब से कितना विकास देखने को मिला? जब से यूपी में आई है इससे पहले किसी ने विकास करा ही नहीं है। सपा में बसपा में गुंडाई चली है, हर जगह लूट चली है। बताओ बीजेपी में सारा काम हुआ। तो कहते कि हाईवे की बात हमने कही थी, उसको आगे बढ़ाया बीजेपी। सब बीजेपी ने करा, बीजेपी सरकार में सारे हाईवे जितने भी चल रहे हैं बीजेपी सरकार। काम गिनवा सकते हैं? काम तो पूरी यूपी में हो रहे हैं, पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, पूरे भारत में हो रहे हैं। अब कहाँ के काम आपको फिर तो लिस्ट देनी पड़ेगी, अगर लिस्ट है कि दे देंगे आपको। लिस्ट तो मांग रही है ना सर, अन्य पार्टी जो है वो लिस्ट मांग रही है। पहली बात तो कोविड में जहाँ काम और जहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया वहाँ घर की चिंता करना, राशन पहुँचाना, घर में वैक्सीन, जहाँ अमेरिका जैसा देश वो भी पैसे लेकर के वैक्सीन लगा रहा है, लेकिन भारत में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जन की चिंता करी कि एक व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जाए। आपको पता है कितना बड़ा रुपये का मामला है? 550 रुपये की अगर एक वैक्सीन लगाई जाए 1100 रुपये की 2 डोज होती है। खरबों का खेल है, खरबों शंकों का खेल है जो पैसा जनता के लिए किया उन्होंने। एक व्यक्ति की चिंता करना, एक भी व्यक्ति को कुछ ना हो इसलिए चिंता करना, ये सिर्फ हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर सकते हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी ही कर सकते हैं। सर, अगर जो नेता की बात की जाए, बीजेपी जो नेता अगर इतने ही खुश है तो फिर क्यों सपा का दामन थामा जा रहा है? क्या उनकी मांगे नहीं पूरी हो गई? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की बात की जाए तो वो ये बयान देते हैं, आरोप लगाते हैं बीजेपी पे कि पिछड़ी जाति के लिए कोई काम नहीं हुआ यूपी में। देखिए, जो लोग 5 साल तक जिन्होंने मंत्री पद संभाला और जब मलाई मारने के बाद जब काम करने की बारी आई तो वो दूसरे उधर में चले गए। आप सोचें उनकी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है, वो अपने परिवार के अपने लोगों के लिए चाहते हैं कि उनको टिकट मिले, तो वो अपना जो सोचता है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं है। जो जनता जमीन से जो कार्यकर्ता जुड़े हैं उनकी पार्टी अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मतलब बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। और मैं बता रहा हूँ इनकी सबकी जमानत जब्त होगी। जो ये कहते हैं ना कि बहुजन समाज पार्टी से मैं गया तो इनकी खुद की जमानत जब्त होगी। ये इस चुनाव के बाद इनका कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा कि भाई पार्टी में कोई अस्तित्व भी था इनका। क्या करते सर? इनका कोई कहीं इनका जनाधार नहीं है, कोई वोट बैंक नहीं है। पहले बसपा में थे, फिर सपा में चले गए, बीजेपी में ऐसे घूमते रहते।
ये दलाल है, नेता नहीं है, दलाल है। तो खुद को पिछड़ी जाति के एक बहुत बड़े नेता मानते हैं। वो कहते थे हमारी वजह से आते थे। जाति में घनश्याम यादव, मैं भी आता हूँ, ये भी आते हैं, चवाना वाना है। कृष्ण भगवान हमारे सुपने में रोज आ रहे हैं। ये सरकार योगी जी की बन गई, योगी जी को हम रोज लड्डू बांट रहे हैं। हम भी घनश्याम यादव है, घनश्याम नाम हमारा भी, गिनती में हमारा भी नाम आवे भगवान गिनती में, घनश्याम यादव। आपको लगता है आप पिछड़ी जाति से, तो लगता है काम हुआ यूपी? नहीं, सरकार तो बननी है, बहुत बहुमत से बननी है, 300 से पार सीट आ रही है। समाजवादी पार्टी को पता चल जाएगा कि उनके पिछड़े उनके कितने साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी कितने साथ हैं। 10 मार्च को समाजवादी पार्टी ध्वस्त हो जाएगी पूरी तरह से। और कांग्रेस जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा लेके चल रही है। वो सिर्फ नारे में रह जाएंगे, सिर्फ जुमलेबाज पार्टी कांग्रेस पार्टी रह जाएगी। इसका तो दो ये पार्टी है, में उनको पता है कि हमारी 403 विधानसभा में जमानत जब्त होनी है, इसलिए वो अनाप शनाप बोल रहे हैं स्कूटी देंगे, ये देंगे। हमारा कुछ होना नहीं है, कुछ उनका होना ही नहीं है। जब अखिलेश भी मिल लिया, ये भी मिल लिया, वो भी मिल लिया, ऐसा भी होगा वैसा भी होगा, सब मामले धराशायी हो गए, कुछ भी नहीं है। ये 3 ना 13 में जल्दी से 9 तो 11 भी होंगे। बस कौन सपा? सारी विपक्ष बीजेपी आएगी बहुमत से। बहुमत से बीजेपी। जी। अच्छा, कहा जा रहा है इस बार कि 400 का आंकड़ा पार नहीं हो पाएगा। 403 भी आ सकती है पूरी। 403 भी आ सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। चलिए, लेकिन सर एक मुस्लिम वोट बैंक है, इसकी होड़ मची हुई है। असदुद्दीन कहते हैं कि हम मुस्लिमों के लिए बहुत कुछ करेंगे। अखिलेश यादव कहते हैं हमने मुस्लिमों के लिए बहुत कुछ किया भी। उन्हें बोला भी जाता, टोपी वाला इस तरीके के बयान भी आते। क्या लगता है बीजेपी के साथ मुस्लिम है? 2014 में भी अखिलेश यादव ने किया था, 2017 में भी मुस्लिमों के लिए किया था, 2019 के चुनाव में भी उन्होंने कहा था, और अब 2022 में भी वो कह रहे हैं। आप देख लीजिएगा, जब रिजल्ट आएगा 10 मार्च को तो आपको पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। क्या लगता है मुस्लिम है बीजेपी के साथ? नहीं, भाजपा के साथ मुस्लिम समुदाय काफ़ी संख्या में जुड़ा हुआ है। जिस तरह से माननीय मोदी जी ने 3 तलाक का जो मुद्दा रखा था, हम उनकी जो बहन बेटियां थी उनको 3 तलाक कहकर और उनकी ज़िंदगी ख़राब कर दी जाती थी। माननीय प्रधानमंत्री जो 3 तलाक का जो मुद्दा निकाला, उनसे बहन बेटियां इतनी खुश हैं और अपने आप में उनके पेरेंट्स इतने खुश हैं। जिस तरह से कि एक किसी के 2 बच्चे, किसी के 3 बच्चे, 3 तलाक कह दिया और उनकी ज़िंदगी ख़राब कर दी, और फिर दूसरी शादी निकाह करने के बाद उनके फिर मन भर गया तो 3 तलाक कह दिया। महिलाएं खुश हैं, महिलाओं ने वोट दिया है, तभी मुस्लिम जगह से भाजपा ने अपनी अच्छी तरह सीट निकाली है। असदुद्दीन ओवैसी सर, ओवैसी जी का तो काम ही है, हर बार हर प्रदेश में जाते हैं और अपनी सरकार बनने का दावा करते हैं, तो ओवैसी का कोई अस्तित्व नहीं है। सपा तो कहती है सर कि बी टीम है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है बीजेपी की बी टीम है। बी टीम है? बी टीम कैसे है? वो तो हमारे खिलाफ बोलते हैं हमेशा 24 घंटे, बल्कि इनकी खुद की मिली भगत है इनसे। ये सपा और ओवैसी ये खुद मिले हुए हैं, ये इसीलिए दूसरे का नाम लगा रहे हैं। ये चुनाव के बाद अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो ये एक साथ ही खड़े मिलेंगे, एक साथ खड़े मिलेंगे। हाँ, ये अलग अलग नहीं है। इस टाइम भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी खड़ी है, बाकी सब असुर खड़े हैं। ये सब असुर हैं, जैसे राम के खिलाफ असुर खड़े हुए थे ना, ऐसे ही खड़े हुए हैं। लेकिन सर अगर कांग्रेस की बात की जाए, आज हिंदू और हिंदुत्व पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। राहुल गांधी तो भेदभाव कर देते कि हिंदू है तो हिंदुत्व की जरूरत क्या है। इस तरीके के बयान को आप किस तरीके से? जब चुनाव आते हैं तभी हिंदुत्व की बात करते हैं राहुल गांधी, और अभी पीछे आपने देखा था जब देश पे मुसीबत आती है तो वो दूसरे देश में दूसरी जगह घूमने चले जाते हैं। तो उनका सिर्फ जो काम है वो सिर्फ दिखावे का काम है, सिर्फ दिखाने का काम। जनेऊधारी, उन्होंने एक शब्द कहा था कि मैं जनेऊधारी हिंदू हूँ। वो फेक हिंदू हैं, सबसे बड़े फेक हिंदू हैं भारत में। उनसे बड़ा फेक हिंदू कोई नहीं है, बल्कि वो हिंदू ही नहीं है। जिसकी माँ क्रिश्चियन है वो हिंदू कैसे हो सकता है? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। वो फेक हिंदू है, फेक हिंदू ही रहेंगे। वो खाली चुनाव के टाइम पे एक जुमला छोड़ देते हैं कि मैं जनेऊधारी हिंदू हूँ, वो सब झूठ है, वो फेक हिंदू है। मैं ये बात हमेशा रिपीट करता हूँ। लेकिन सर उन्हीं की पार्टी का नेता मणिशंकर अय्यर की बात कर ले तो वो ये कहते हैं कि मुगल्स ने हमें आज़ादी दिलाई। तमाम चीज़ों की बात होती है, हिंदू और हिंदुत्व को लेकर फर्क। हिंदुत्व को आतंकी संगठन से जोड़ा गया है। कांग्रेस की बात, कांग्रेस की विचारधारा ही हिंदू विरोधी है। उनका आज़ादी के टाइम से ही यही नारा है कि हमें हिंदुओं को दबाना है और अपने लोगों को आगे करना है। कांग्रेस में सबसे बड़े नेता आज सोनिया गांधी है। सोनिया गांधी खुद क्रिश्चियन है। उनके जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो खुद हिंदू विरोधी लोग हैं। वो जब भी सत्ता में आते हैं उनका काम ही हिंदू के लोगों को या बीजेपी के आरएसएस के लोगों को जेल में डालना, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे डालना। वो मालेगांव में जो बम धमाका हुआ उसके खिलाफ उन्होंने आरएसएस पे, हिंदू नेताओं पे, बड़े बड़े अधिकारियों पे झूठे झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए। उनकी विचारधारा ही हिंदू विरोधी है। वो देश का क्या है, वो किसी का कल्याण नहीं कर सकते। वो अपने लोगों का ही कल्याण कर सकते, वो किसी का कल्याण नहीं कर सकते। लेकिन कांग्रेस की तरफ से तो ये कहा जाता है बीजेपी कट्टर हिंदूवादी सोच रखती है मुस्लिमों, इसीलिए मुस्लिम जो अल्पसंख्यक है वो आज देश में जो है प्रताड़ित किए जाते हैं।
हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। क्या इसमें मुस्लिम समुदाय आता है? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे आधे से ज्यादा तो हमारी पार्टी के यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग भी यहाँ पे इकट्ठे हैं। सभी आते हैं, सभी आते हैं। राशन सबको मिलता है मैडम जी। 2000 रुपए जो आते हैं वो किसको नहीं मिलते? यादव को नहीं मिलते, क्या हरिजनों को नहीं मिलते, क्या छत्री को नहीं, किसको नहीं मिलते? किसके साथ भेदभाव हो रहा है बताइए? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, फिर से हमें यूपी में भगवा लहराएंगे। जय श्री राम। मतलब पूरी तरीके से साफ हो गया है कि इस बार जो है बीजेपी आने वाली, पूरे बीजेपी आएगी और जीतेगी भी। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, सभी समुदाय, सभी धर्म के लोग बीजेपी के साथ हैं, क्योंकि जो काम माननीय योगी जी ने कर दिया है वो कोई नहीं कर सकता, माननीय मोदी जी ने कर दिया वो कोई नहीं कर सकता। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि सलमान खुर्शीद की जो बुक थी अयोध्या को लेकर, उन्होंने उसमें लिखा था ना कि आतंकी संगठन बोको हराम से जोड़ा था उन्होंने और ISIS संगठन से जोड़ा था। वो खुद एक मुस्लिम, वो मुस्लिमों का कल्याण करने वाले लोग नहीं है, वो मुस्लिमों को बरगलाने वाले लोग हैं। उन्होंने हमेशा बरगलाया है और वो बरगलाएंगे। वो देश का कल्याण नहीं कर सकते, वो देश के साथ कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। वो उनका काम है ये ऐसी झूठ मूठ की किताबें लाना और लोगों को बरगलाना। कहीं ना कहीं देखा, एक तरफ बीजेपी कहती है हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भी मुस्लिमों के साथ आज खड़े हैं। क्या लगता है जो भी हमने क्रियान्वित की योजनाएं लाई है देश के अंदर, वो हर वर्ग के लिए आई है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो उसमें अछूता बचा हो। तो इसलिए हमारा जो नारा है सबका साथ सबका विकास, और सबका विकास हम कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं, कोई भी योजना आती है, चाहे किसान निधि है या राशन की बात है या कोई गैस सिलेंडर की योजना की बात है, कोई भी वैक्सीन, तो एक तरफ से हमने सबको देखा है। अगर हम हाईवे बनाते हैं तो उस पर भी सभी लोग चलते हैं, उस पर ऐसा तो नहीं है कि एक आदमी चलता है। कोई भी काम हमारा होता है तो उस पर सभी लोग हमारा उसमें यूज करते हैं। इस देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर जिन्ने की बात कर रहे हो, तो गन्ने की बात करनी चाहिए। इस देश में जो है गन्ना किसानों की बात करनी चाहिए, जिन्ना की नहीं, गन्ने की बात करनी चाहिए उसको। लेकिन वो खुद ही कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। बीजेपी करती है, वो तो उनका काम है भाई। हिंदू मुस्लिम सबसे पहले किसने किया? चुनाव के अंदर जिन्ना कौन लेके आया? अखिलेश यादव लेके आए, हम नहीं लेके आए। चुनाव में जब भी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी इस बात को स्टार्ट करती है, हम नहीं करते। हमारा तो कभी ये गठबंधन रहता ही नहीं है। अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि वो लैपटॉप फ्री देंगे युवा लोगों को, इस पर क्या? जब लैपटॉप, जब उन्होंने शुरुआत में भी कहा था, जब 2012 में जो सरकार बनी थी कि हम लैपटॉप फ्री देंगे, लैपटॉप दिए, कितनों को दिए लैपटॉप फ्री? जो लैपटॉप दिए वो बिगड़ गए, तीसरे दिन ही जो है मैकेनिक को पड़े। कहाँ से देंगे फ्री? फ्री कहाँ से देंगे? हमारा ही तो खून चूस के देंगे फ्री है। इन्होंने इस देश को गर्त में पहुंचाने का कृत संकल्प ले रखा है कि हम फ्री देंगे। अरे फ्री तो दे देंगे, विकास कहाँ से होगे? 6 लाख करोड़ की जो तुम्हारी GDP है उत्तर प्रदेश की, उसको क्या करोगे? उसको ऐसी जनता बांट दो, विकास कैसे होंगे? इनकी चिंता करो, इनकी नौकरी की, इनके डेवलपमेंट की, इनकी खुशहाली कैसे हो? इनको नालायक मत बनाओ फ्री दे दे करके। जो घर में पड़े रहे और आलसी, घर में आग लग गई तो उठा भी नहीं जाना, वहीं मर गए जल गए। कि ऐसा नहीं, इनको काम धंधा दो, इनको जो है सक्षम बनाओ अपनी देश की जनता को। जैसे चाइना ने अपने लोगों को काम दिया है, रोजगार दिया है, फ्री दे देकर उनको घर में नहीं पटक कर रखा है। ये लोग जो है देश को अपने पैरों में रखना चाहते हैं, गुलाम बना कर रखना चाहते हैं। ये इनकी मानसिकता है और ये समझते हैं ये देश हमारे बाप की जागीर है। नहीं रहा और नहीं रहेगा। अब देश की जनता जाग चुकी है। आपने फ्री की बात की तो आम आदमी पार्टी भी यूपी चुनाव में क्या कहें? आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है उत्तर प्रदेश से, और उनको ढूंढने से प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। आप जहां भी जाएंगे ना, वो पैसे लेकर टिकट दे रहे हैं। आप देखेंगे पूरे प्रदेश में जितनी विधानसभा है उनमें उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा। और जैसा दिल्ली में लोगों को पागल बनाया केजरीवाल ने, इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी घोषणाएं कर रहे हैं कि मैं यहाँ भी यूनिट फ्री दूंगा, वहाँ भी यूनिट फ्री दूंगा। पंजाब में तो जाकर वो बोल चुके हैं कि 1,000 महिलाओं को देंगे। अब यूपी की भी बारी है सर फ्री का। आप उनसे पूछें कि दिल्ली में कितनी महिलाओं को 1,000 रुपये दिया उन्होंने? जहाँ सरकार है वहाँ क्यों नहीं कर रहे? वहाँ भी तो करना चाहिए। मैम ये भी बात तो है, पैसे देंगे कहाँ से? वो हम सभी लोगों का तो पैसा है, वो कहाँ से देंगे पैसे? मतलब जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं, बिल्कुल उन्हीं का पैसा जा रहा है, उन्हीं का पैसा जा रहा है। और जिसको फ्री में दे रहे हैं उनको काम करने के लिए नकर्ण बना दे रहे हैं। वो कुछ काम ही नहीं करेंगे कि हमें तो घर बैठे मिल रहा है। ऐसे तो और हमारा समाज, हमारा राष्ट्र और गर्त में चला जाएगा। सर युवाओं की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि युवा, अगर अनुमान लगाए तो युवा जो है अखिलेश यादव की तरफ है आज। इसको लेकर आप क्या? ऐसा कुछ नहीं है मैम, बीजेपी के साथ है भारतीय जनता पार्टी, ओनली भारतीय जनता पार्टी। जय श्री राम, जय श्री राम।
ठीक है सर, एक आखिरी सवाल आपसे ले चलते हैं। आने वाले समय में चुनाव किस तरह की तैयारी है बीजेपी की उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर, क्योंकि अगले महीने से ही चुनाव शुरू हो जाएंगे? मैम सभी लोग आप यहाँ देखें, आज हमारा कार्यालय का शुभारंभ भी हुआ है। माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी भी आए हैं। माननीय विधायक जी को कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं तो इसलिए नहीं आए, वो ऑनलाइन रहेंगे वर्चुअल के द्वारा। तो सभी कार्यकर्ता आज से ही हम सभी लोगों की ड्यूटी लगी है। जहाँ जहाँ घर घर जाकर लोगों को संपर्क करना है, उनका नाम नंबर स्टिकर लगाना है, बात करनी है, उनकी समस्याएं जाननी है। तो ये हम सब लोग प्रचार प्रसार आज से शुरू करेंगे। लेकिन सर, जो अनुमान लगाया जा रहा है 400 का आंकड़ा पार कर पाएगी? बिल्कुल, क्यों नहीं। पूरे देश में ऐतिहासिक विजय अगर कहीं होगी तो वो उत्तर प्रदेश में होगी। पक्का सर? बिल्कुल। अखिलेश यादव उनकी पार्टी में 7 बड़े नेता गए। चिंता मत करें आप, 10 मार्च को हम सभी लोग मिलेंगे, यहीं पर हम मिलेंगे 10 मार्च को और जश्न मनाते हुए। जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम ये चाहते हैं कि 403 की 403 सीट हमारे खाते में आएगी और पूरे उत्तर प्रदेश से इनका सफाया होगा। और नोएडा की गौतम बुद्ध नगर, नोएडा की 3 गुना मार्जिन से सीट जीती जाएगी इस बार। पिछली बार मार्जिन 1 लाख का था, इस बार 3 गुना मार्जिन होगा इसका। सपा और कांग्रेस इस बार नहीं है। इन बार इनका जमानत जब्त है इनकी, इनको एक बेग वोट भी नहीं मिलेगा। हमने चुनाव को देखते हुए और चुनाव आयोग की बातों को ध्यान में रखते हुए 5-5 लोगों की टीम बनाई है नीचे तक जाने के लिए। हमने इनकी तरह नहीं कराया छत्तीसगढ़ से उसको बघेल को बुला लिया और भीड़ कर ली और लोगों को बीमारी फैला के चले गए। ऐसा नहीं, हमने 5-5 लोगों की टीम बना करके एक घर में जाएंगे, हर गली में, हर कूचे में जाएंगे, चुनाव आयोग का भी पालन करेंगे और एक वोट भी निकाल के लाएंगे। और इस बार वो सबक सिखाएंगे विरोधियों को कि भारतीय जनता पार्टी का कोई तोड़ नहीं मिलेगा इधर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 2012 के बाद जिस तरीके से बीजेपी का दबदबा रहा है नोएडा कहा जाता है हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, कितना बदलाव देखने को मिला आज नोएडा में बीजेपी के राज? देखिए, मैं इस शहर में अगर बात करें और प्रदेश की बात करें तो मैं इस शहर में 39 वर्षों से रह रहा हूँ। अगर विकास के नाम पर अगर बात करें तो जो आज बदलाव आपको दिखाई दे रहा है वो हमारी पार्टी की सरकार जब देश में आई 2014 से पहले यहाँ विदेशी निवेश के नाम पर और बाहर के लोग अपना व्यापार के लिए आते नहीं थे। एक भी नई कंपनी यहाँ पर नहीं आई थी। बिजली के नाम पर कहते थे 24 घंटे बिजली लगेगी, लेकिन एक भी नया पावर प्लांट पिछले 20 वर्षों में नहीं लगा। हमारी सरकार ने आते ही नया पावर प्लांट पहले यहाँ पर लगाया। आज अगर अंडरपास, रोड्स, इनकी अगर स्थिति देखें तो आज आपके सामने है किस तरह से सिंगल विंडो सिस्टम के तहत यहाँ औद्योगिकरण का काम हो रहा है, किस तरह से शहरवासियों की सुविधा के लिए रोड्स का, किस तरह से जो आप चिल्ला रेगुलेटर पर 65 करोड़ की लागत से ये बनना, फ्लाईवे बनना, ओखला बर्ड सेंचुरी 400 एकड़ के अंदर बनी हुई सेंचुरी है, 173 एकड़ में बना हुआ बोटानिकल गार्डन और इतने कुछ काम हुए अपने इस क्षेत्र के अंदर। और प्रदेश की बात करें तो अगर हम सबसे बड़ा काम जो हुआ है तो एक भगवान का मंदिर बनकर तैयार हुआ है और वो श्रेय उसका जाता है हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को और मुख्यमंत्री योगी जी को। उनके नेतृत्व में देश और प्रदेश नई इबारत लिख रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे लोकसभा के चुनाव में पिछले बार से भी अधिक सीटें देकर दोबारा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री देश की जनता ने बनाया है, वही इतिहास उत्तर प्रदेश में भी रिपीट होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सर, आज एक तरफ कहा जाता है 400 आंकड़ा जो है पार करने की बात की जाती है, तो दूसरी तरफ बड़े बड़े नेता आज समाजवादी में शामिल हो रहे हैं। क्या उनके जाने से बीजेपी के जो आंकड़े उसमें फर्क पड़ेगा? क्या वो विनिंग फॉर्मूला जो है वो कम होगा? देखिए, जो आए थे वो कौन लोग हैं उनका इतिहास जाने आप। वो कहीं से आए थे, गंगा में डुबकी लगा के फिर वापस जा रहे हैं, तो उन्हें अपने जाने दीजिए, बाद में पछतावा करेंगे वो लोग। तो और राजनीति में ये आने जाने का सिलसिला लोगों में लगा रहता है। तो वो जो लोग थे अगर वो यहाँ संतुष्ट नहीं हुए तो वहाँ भी संतुष्ट नहीं होंगे। वहाँ से भी वो इसलिए आए थे, वहाँ संतुष्ट नहीं थे। अगर वो ये बात 1-2 साल पहले कहते तो अगर उनकी कोई ग्रीवेंस थी तो उसे हम समझते, हमारी पार्टी का नेतृत्व उन्हें समझता और उनका निराकरण करता। लेकिन सर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जाते जाते वो तो आरोप लगा गया कि बीजेपी ने पिछड़ी जाति, जो गैर यादव वोट है या जो पिछड़ी जाति, उनके लिए कोई कुछ नहीं किया, जो ओबीसी वर्ग के। 5 साल में 5.25 साल वो यहाँ रहे, जब तक तो बीजेपी अच्छी थी और जब अगले चलने का समय आया तो बीजेपी खराब हो गई। तो उनकी पुत्री डॉक्टर संघमित्रा जी मेरे साथ लोकसभा में मेरी सहयोगी हैं और तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। अंत समय के अंदर इस तरह के आक्षेप लगाना ठीक नहीं है। लेकिन सर, समाजवादी पार्टी आज कहती है कि राम के नाम पर बीजेपी वोट मांगेगी, विकास के नाम पर नहीं। इस पर आप क्या?
देखिए, हमारा पहला मूल मंत्र राम तो हमारे जीवन का, हमारी संस्कृति का, हमारे देश की हर कण कण के अंदर राम बसे हैं। तो राम के नाम से तो हमारी शुरुआत है और राम के नाम पर ही हमारा अंत है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हमें इसको कहने में, हम कह रहे हैं, कहेंगे और आगे भी कहते रहेंगे। सर, इसी राम मंदिर पर घोटाले की बात भी कही थी, आम आदमी पार्टी की बात करें, समाजवादी की बात करें या कांग्रेस की। उन्हें शर्म आनी चाहिए जो मंदिर के नाम पर भी घोटाले करते हैं, ये हमारी संस्कृति नहीं है। सर, इस बात का क्या आंकड़ा लग रहा है, बीजेपी क्या 400 का आंकड़ा पार कर पाएगी, क्या लगता है? पिछले बार से हम बेहतर स्थिति में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो एक तरफ जहां चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ ही तमाम भाजपा के कार्यकर्ताओं से हमने बातचीत की, जानने की कोशिश की कि अगर नोएडा की बात की जाए तो कितना विकास हुआ है। देखना काफी अहम होगा कि गौतम बुद्ध नगर सीट पे आखिर पंकज सिंह दोबारा आते हैं या फिर। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुष श्रीवास्तव, ओ न्यूज़ हिंदी।